नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डीसी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 6 है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 3rd सेमेस्टर के छात्र होते हैं इनको यह बुक पढ़ाई जाती है। अब इसमें आज हम लोग देखेंगे डीसी मोटर में बल आघूर्ण का समीकरण क्या होता है, यानी टार्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। तो टार्क इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले एक हम लोग डीसी मशीन की संरचना को बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्मेचर में हमारा टार्क कैसे पैदा होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा कोई डीसी मशीन है। तो डीसी मशीन का जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया एक स्टेटर में क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये मैग्नेटिक पोल की स्थिति आप दिखा सकते हैं। हमारे पास मैग्नेटिक पोल है, ऐसे आपको भी बनाना है। ये हमने एक 4 पोल की मशीन को यहाँ पर बना रहे हैं। ये हमारे मैग्नेटिक पोल की स्थिति को दिखाया गया है। ये देखिए, ये हमारे क्या है, मैग्नेटिक पोल है। सबसे पहली बात कि यह हमारा जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। इसी स्टेटर में क्या होती है, हमारे जो होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक हमारे क्या हैं, ये पोल है, यानी चुंबकीय ध्रुव है। इसी मैग्नेटिक पोल पर दोस्तों एक वाइंडिंग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग को अलग से हम लोग डीसी सप्लाई के द्वारा अगर जोड़ दें तो यह हमारा मशीन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहलाती है। तो ये हमारी वाइंडिंग है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। बीच में क्या होता है, हमारा आर्मेचर होता है, जो कि मशीन का घूमने वाला भाग होता है। आर्मेचर जो होता है मशीन का जो घूमने वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। और आर्मेचर के परिधि पर यानी उसके आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं और इसी स्लॉट्स में हम लोग बाइंडिंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। अब दोस्तों हमको पढ़ना है टार्क इक्वेशन। यहाँ पर बल आघूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आर्मेचर है ये घूमता कैसे है, और घूमेगा तभी इसमें बल आघूर्ण पैदा होगा, यानी इसमें टार्क पैदा होगा। तो मैंने इसका प्रिंसिपल यानी जो डीसी मोटर होता है वह कैसे स्टार्ट होती है, यानी उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके पहले मैंने बताया था, फिर भी आज मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। दोस्तों जो डीसी मोटर का प्रिंसिपल होता है वह यह कहता है कि जब किसी धारावाही चालक को यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, यानी कंडक्टर पर हमारा क्या लगता है, फोर्स लगता है। यानी अगर कोई चालक है दोस्तों, यह हमारा कोई चालक है और इस चालक को हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड में रखें। जैसे यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बना रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, मैग्नेट होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल का एक मैग्नेट लिया और इसकी जो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की वह नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा, एक धारावाही चालक को रखा, यह करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा। तो इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, माने बल लगता है। और इस बल का मान F बराबर BIL साइन थीटा से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि इस चालक पर कितना बल लगा, यानी कितना न्यूटन का बल लगा। और बल की जो दिशा होती है वो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं कि बल की दिशा किस दिशा में कंडक्टर पर हमारा फोर्स लग रहा है, किस दिशा में बल लग रहा है। तो इसी जो हमारा प्रिंसिपल पर हमारा डीसी मोटर कार्य करता है, क्योंकि ये आर्मेचर के कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक पोल के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं पैदा होती हैं, यह मशीन के अंदर एक समान रूप से क्या होती है, वितरित होती हैं, एक समान रूप से क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और हर जगह इसका मान क्या होता है, समान होता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, इधर बीच में हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर में छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं और कम्यूटेटर के जस्ट ऊपर हमारे ब्रश की स्थिति को दिखाई होती है। ऐसे ब्रश की पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं और ब्रश से हम लोग सप्लाई
लेते हैं या तो सप्लाई दे सकते हैं। अगर ये हमारा मोटर है तो यहाँ पर हम लोग V वोल्ट की सप्लाई देंगे और ये सप्लाई कैसी होगी, वो DC सप्लाई होगी। तो दोस्तों यह पूरी आपकी कंप्लीट एक DC मशीन बन गई और DC मशीन में हम लोग DC मोटर के टार्क इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर DC मोटर को जब हम लोग यहाँ पर DC सप्लाई देते हैं तो इस ब्रश के द्वारा आर्मेचर में जब करंट बहती है, यानी आर्मेचर वाइंडिंग में जब करंट बहती है तो आर्मेचर वाइंडिंग करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें फोर्स, एक तरह का फोर्स पैदा होता है और जिसकी वजह से ये आर्मेचर घूमता है। तो सबसे पहली बात फोर्स, यहाँ पर हमको टार्क इक्वेशन पढ़ने के लिए सबसे पहली बात कि हमको क्या पता होना चाहिए, फोर्स। यानी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो दोस्तों बल की परिभाषा आप जानते हैं कि बल वह बाह्य कारक होता है जो कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो कारक उत्तरदायी होता है उसको हम लोग बल या फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों बल, हमारे बल की वजह से किसी वस्तु की स्थिति में जो हमारा परिवर्तन होता है उसी की वजह से हमारा बल कार्य करता है। अब दोस्तों अगर ये बल मान लो कि किसी ऐसी चीज़ पर लगाई जा रही है जो कि उसमें सर्कुलर मोशन पैदा कर दे, यानी कहने का मतलब अब इसी बल से हमारा क्या बना है, बल आघूर्ण बना है, बल लागूढ़, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। तो बल आघूर्ण क्या होता है, यानी ऐसा बल जो किसी वस्तु को उसके अक्ष के परितः घुमाने का कार्य करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं कि ऐसा बल जो किसी वस्तु को उसके परितः घुमाने का कार्य करे उसे बल आघूर्ण कहते हैं, उसे बलाघूर्ण कहते हैं, उसे बल आघूर्ण कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर घूमने वाली चीज़ क्या होती है, हमारी आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर क्या होता है, कुछ इस तरह से अगर बाहर से उसको देखेंगे तो आर्मेचर हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह से सर्कुलर टाइप का आपको दिखेगा। तो आर्मेचर का जो बीच वाला सेंटर होता है, जहाँ शाफ्ट लगा होता है, वहाँ से इसकी जो दूरी होती है, इस दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पर रेडियस है, इसको आर से हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस जो हमारे यहाँ पर कंडक्टर रखे गए उस पर बल इस दिशा में लग रहा है। तो दोस्तों बल लाघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो यहाँ पर बल अगर आप कहें कि F न्यूटन का लग रहा है और जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको R से हम लोग प्रदर्शित करेंगे, तो जो बल आघूर्ण T होगा यह किसके होगा, F इंटू R के होगा। जो बल आघूर्ण यहाँ पर होगा वह किसके बराबर होगा, F इंटू R के होने वाला है। और इसकी जो यूनिट होती है वह क्या होगी, न्यूटन मीटर होगी, क्योंकि बल की यूनिट न्यूटन और दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो बल आघूर्ण की यूनिट क्या होगी, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, न्यूटन मीटर। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर जो हमारा घूम रहा है, एक चक्कर पूरा करने में यह इसमें कितना बल पैदा हो रहा है या कितना बल आघूर्ण पैदा हो रहा है। तो चूंकि जो आर्मेचर हमारा घूमता है, आर्मेचर हमारा जो घूमता है, आर्मेचर घूमता है माना n आरपीएम से, आरपीएम से। तो आरपीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आरपीएम का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे, आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट, पर मिनट, राउंड पर मिनट। यानी इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट यानी 60 सेकेंड में हमारा जो है, 60 सेकेंड में हमारा जो आर्मेचर है वह n राउंड कर रहा है, n राउंड कर रहा है। यह आरपीएम का मतलब है।
तो 60 सेकंड में अगर n राउंड कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना राउंड करेगा, 1 सेकंड में कितना राउंड करेगा, तो ये करेगा n/60 राउंड। 1 सेकंड में n/60 राउंड करेगा। 1 सेकंड में हमारा क्या करेगा, आर्मेचर n/60 राउंड करेगा। तो एक चक्कर में अगर हम लोग इस आर्मेचर के एक चक्कर में किए गए कार्य की गणना करें तो यहाँ पर लिखेंगे आर्मेचर के एक चक्कर में किया गया कार्य, एक चक्कर में किया गया कार्य, तो ये तो बल है, तो ये किसके बराबर होगा, एक चक्कर में जो किया गया कार्य होगा वह किसके बराबर, F × 2πr के बराबर होगा। यानी जो आपका इसका रेडियस होगा, जो हमारा आर्मेचर का उसकी परिधि होगी, उसके बराबर हमारा क्या होगा, एक चक्कर करेगा और उसमें इतना कार्य किया जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, अगर अगली बात लिखें तो आर्मेचर द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य अगर हमको लिखना हो, आर्मेचर द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य, यह 1 सेकंड में अगर हम लोग निकालें तो 1 सेकंड में n/60 राउंड कर रहा है, तो इसमें F × 2πr इंटू हम लोग क्या कर देंगे, n/60 कर देंगे। तो 1 सेकंड में यह किया गया आपको कार्य यहाँ से मिल जाएगा। और दोस्तों जो 1 सेकंड में किया गया कार्य होता है वही हमारी क्या होती है, पावर होती है। यानी पावर की जो परिभाषा होती है, जो शक्ति की परिभाषा होती है, यानी 1 सेकंड में या जो आपके कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो ये आपकी जो है पावर के बराबर होगी। 1 सेकंड में जो किया गया कार्य है वह आपकी किसकी पावर के बराबर होगी, जो आर्मेचर में मैकेनिकल जो पावर हमारी पैदा होगी उसके बराबर होगी। यानी इसको हम लोग थोड़ा और अरेंजमेंट करके लिखें तो F इंटू क्या कर देंगे, R पहले लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 × 2π इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, n/60 लिखेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि जो डीसी मोटर में मैकेनिकल पावर होती है दोस्तों, वह किसके बराबर होती है, EB × IA के बराबर होती है। जो मैकेनिकल पावर होती है वो किसके बराबर होती है, EB × IA के बराबर होती है। और यहाँ से F × A किसके बराबर होगा, F × R किसके बराबर होगा, टार्क के। और ये जो टार्क होगा वह हमारा यहाँ पर आर्मेचर टार्क होने वाला है, क्योंकि हम लोग आर्मेचर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, × 2πn/ क्या हो जाएगा आपका 60 होगा। तो दोस्तों अब EB बराबर आपको पता होना चाहिए कि EB बराबर होता क्या है। EB बराबर होता हमारा ZP/n/60 होता है। यह EB बराबर होता है। तो EB की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो ZP/n/ क्या रखेंगे आप 60 रखेंगे। और यहाँ से IA है और यह आपका TA × 2πn/ क्या होगा 60 होगा। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको आप थोड़ा हल करेंगे तो यहाँ से 60 से 60 आपका कट जाएगा और यहाँ से 2π यहाँ पर E नहीं रहेगा, 60 से 60 आपका कट जाएगा। आगे आप देखिए यहाँ से n कट जाएगा। अब आपको लिखना है क्या, आर्मेचर जो टार्क है ये लिखना है। तो आर्मेचर टार्क TA बराबर हम लोग लिखेंगे, TA बराबर क्या लिखेंगे, इसको अकेला रखेंगे, बाकी इन सबको क्या कर देंगे दूसरे तरफ भेज देंगे। यानी ZP/× IA अपान हम लोग क्या लिखेंगे, अपान लिखेंगे 2πA। तो अब दोस्तों यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो इसको और कुछ अरेंजमेंट करके आप लिख सकते हैं। यानी इसको और आप क्या लिख सकते हैं, बराबर करके लिख सकते हैं 1/2π, इसको आप Z × ZP/A इसको, और इसमें से आप जो है ∅ × IA को अलग लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 1/2π
का जो मान होता है आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 0.159 इसमें आप मान लिख सकते हैं, और ये जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी इसकी जगह आप के लिख सकते हैं और इंटू क्या लिख सकते हैं 5 इंटू IA। जहाँ के आप लिखेंगे, जहाँ यहाँ आगे लिख लीजिए, जहाँ के बराबर आपका क्या है, के बराबर आप लिख सकते हैं ZP इंटू ZP/A। क्योंकि ये Z क्या है, Z टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर होते हैं। एक बार आर्मेचर की वाइंडिंग कर देने के बाद इसका मान फिक्स्ड हो जाता है। यह पोलों की संख्या है, यह समांतर पथों की संख्या है। यह हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारा आर्मेचर टार्क होगा वह इतने के बराबर होगा, यानी आर्मेचर टार्क TA बराबर आप लिख सकते हैं क्या 0.159 इंटू के इंटू 5IA। अब यहाँ से इसको भी आप इस पूरे पद को कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि यह अगर आपकी कोई वैल्यू है तो ये कांस्टेंट होती है, यानी TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 5IA के होगा। TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 5IA के। तो दोस्तों यह हमारा एक्चुअल फार्मूला हो गया आर्मेचर टार्क का, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर्मेचर टार्क को न्यूटन मीटर लिखने वाले हैं। तो अब यहाँ से हम लोग अलग अलग देखेंगे कि DC मोटर के लिए क्या आर्मेचर टार्क होता है, और DC शंट मोटर के लिए या DC सीरीज मोटर के लिए और DC शंट मोटर के लिए क्या आर्मेचर टार्क होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर DC सीरीज मोटर के लिए आर्मेचर टार्क, DC सीरीज मोटर के लिए आर्मेचर टार्क। तो DC सीरीज मोटर जानते हैं आप जो है कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, यह आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। तो यहाँ से जो फ्लक्स, यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स निकलता है, यह जो फ्लक्स निकलता है यह आर्मेचर करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है DC सीरीज मोटर में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो टार्क होता है TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 इंटू IA। तो यहाँ पर 5 की जगह आप IA लिख सकते हैं, यानी TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA इंटू IA, यानी यहाँ पर TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, IA का स्क्वायर होगा। यानी दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आपके पास कोई DC सीरीज मोटर है तो जो उसमें आर्मेचर टार्क पैदा होती है वह आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होती है। यह बात आपको ध्यान देना है। अगर वहीं पर अगर आपके पास DC शंट मोटर है, DC शंट मोटर है, तो DC शंट मोटर में जो शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट होती है वह कांस्टेंट होती है। तो उसके द्वारा जो निकलने वाला फ्लक्स होता है वह भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फाई जब कांस्टेंट होता है तो जो आर्मेचर टार्क होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, IA के। तो DC शंट मोटर में जो आर्मेचर टार्क होता है वह क्या होता है, IA के समानुपाती होता है। तो इसका जो आर्मेचर करंट और आर्मेचर टार्क के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है दोस्तों वह कैसा होता है, अगर यहाँ पर आर्मेचर करंट और यहाँ पर क्या लिख दें, आर्मेचर टार्क लिख दें, आर्मेचर टार्क, तो यह हमको लीनियर मिलता है। इसका जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ लीनियर मिलता है। और DC सीरीज मोटर के लिए जो हमें ग्राफ मिलता है वह पहले इस तरह से मिलता है, अब बाद में क्या हो जाता है, यह लीनियर हमें मिलता है। यानी पहले पैराबोलिक मिलता है, आफ्टर यह क्या मिलता है, आफ्टर सैचुरेशन, हमारा जब कोर सैचुरेट हो जाता है तो यह हमको ग्राफ लीनियर मिलता है। तो दोस्तों इतनी बातें आपको ध्यान देनी है आर्मेचर टार्क के बारे में। इसी टार्क की वजह से आर्मेचर हमारा घूमता है। जो आर्मेचर में टार्क पैदा होता है इसी टार्क की वजह से आर्मेचर हमारा घूमता है। अब दोस्तों इस आर्मेचर के घूमने की गति को हमको चेंज करना है, तो इसमें दो काम हमें करना पड़ता है आर्मेचर की गति को बदलने के लिए। यानी यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह में आपको समझा दूँ कि आर्मेचर की गति, आर्मेचर की गति की दिशा अगर बदलनी है तो हमें दो काम करना पड़ेगा। एक तो फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर
आर्मेचर के कनेक्शन को चेंज कर दे या तो फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को या तो आर्मेचर के कनेक्शन को चेंज कर दे। तो फील्ड वाइंडिंग के अगर कनेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो इसमें बहने वाली करंट चेंज हो जाएगी, तो जो उत्पन्न होने वाला फ्लक्स है इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, जिससे तार की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या आर्मेचर में बहने वाले करंट को चेंज कर दे तो आर्मेचर करंट चेंज हो जाएगी, जिससे करंट की दिशा चेंज हो जाने से जो बल आघूर्ण पैदा होगा उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में देना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि डीसी मोटर में टार्क इक्वेशन क्या होती है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि टार्क इक्वेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि एक डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। यहाँ पर आर्मेचर की स्थिति को हमने देखा। आर्मेचर जब घूमता है तो ये इसमें एक बल पैदा होता है और इसी बल की वजह से ये आर्मेचर घूमता है और बल की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये आर्मेचर की स्थिति को हमने यहाँ पर देखा और बल क्या होता है उसकी परिभाषा भी हमने देखा और बल आघूर्ण क्या होता है इसकी परिभाषा हमने देखा है। तो बल आघूर्ण बराबर हमने बताया बल गुणे लंबवत दूरी इतना होता है। अब हमने बताया कि जो आर्मेचर होता है वह n आरपीएम से क्या हो रहा है, घूम रहा है। आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट, यानी एक अगर हम लोग देखें तो n राउंड 60 सेकंड में कर रहा है तो 1 सेकंड एक सेकंड में वह n/60 राउंड करने वाला है। तो हमने देखा कि आर्मेचर के एक चक्कर में किया गया कार्य इतना होता है, तो 1 सेकंड में जो किया गया कार्य है इतना होगा और 1 सेकंड में किए गए कार्य को ही हम लोग शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं और यही मैकेनिकल पावर की क्या होगी, बराबर होगी। तो ये जो इतनी पावर आपको मिली ये मैकेनिकल पावर के बराबर होगी और मैकेनिकल पावर को EB × IA से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है ZP5N/60। यहाँ से हमने मान रखा और यहाँ से हमने आर्मेचर टार्क की गणना की। आर्मेचर टार्क हमने इतना निकाला, ये फाइनली आपका आर्मेचर टार्क का फार्मूला है। उसके बाद हमने देखा कि डीसी सीरीज मोटर के लिए आर्मेचर टार्क हमारा कितना होता है। आर्मेचर जो टार्क होता है आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है और डीसी शंट मोटर में जो आर्मेचर टार्क होता है वह आर्मेचर करंट के समानुपाती होती है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताया है। दोस्तों फिर भी अगर वीडियो में आपको कोई चीज़ न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।